Hi everyone, my name is Reema and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are sound and safe. आज हम समझेंगे इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे कॉमर्स के किस टॉपिक से बिजनेस इकोनॉमिक सेक्शन जो इस यूनिट से हमारे क्वेश्चंस आए थे आज उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। सिर्फ ये नहीं होगा ये है क्वेश्चन ये है इसका आंसर, ऐसे नहीं होगा आज की क्लास में। आपको अच्छे से देखिए आज का एजेंडा क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि इस क्वेश्चन का सिर्फ यही आंसर क्यों है, कोई और क्यों नहीं, तो वो आप समझेंगे। और प्रॉपर एनालिसिस होगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। एंड ट्रस्ट मी यू विल बी शॉक्ड बाय द एंड ऑफ द वीडियो। आप हैरान रह जाएंगे कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन कैसे आ गए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, suppose a consumer who purchase only two goods is making a utility maximizing choice and then the price of one good decreases। तो उससे क्या होगा, वो दो गुड्स खरीद रहा है, एक गुड का प्राइस कम हो गया तो उससे क्या होगा, ये है क्वेश्चन। टोटल द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज, क्या कंज्यूमर की मनी इनकम विल इंक्रीज। ये हैं तीन और ये हैं आपके कॉम्बिनेशंस। आपने बताना है आंसर कौन सा है, क्या वो ए है, क्या वो बी है, सी है या डी है। जल्दी से देखें, आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द आंसर इज बी, ओनली ए एंड बी, मतलब ये होगा और ये होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा आंसर में। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कंज्यूमर ने ना दो गुड्स परचेज करने हैं। एक गुड का देखो, एक तरफ है मैगी, दूसरी तरफ है चॉकलेट। चॉकलेट आपको मिलती है 10 रुपए की, मैगी आपको मिलती है 10 रुपए की। चॉकलेट अगर 10 रुपए से 8 रुपए की रह जाए तो आपकी क्या इंक्रीज होती है इकोनॉमिक्स में, क्या बोलते हैं उस चीज को, रियल इनकम। मतलब ये जो 2 रुपए आपके पास बचे इससे आप और सामान खरीद सकते हो। राइट, तो पहला देखिए, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर और कुछ नहीं है, आपकी रियल इनकम है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा हमारा। और देखो, जब आपने, अब आपके 2 रुपए से आपकी ज्यादा होगी रियल इनकम, अब इससे जो आप और सामान खरीदोगे, आपको नहीं लगता जितना ज्यादा सामान खरीदोगे उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको। बिल्कुल, तो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी ऑप्शन देखो इसमें क्या गलत है। सी दिस, कंज्यूमर की मनी इनकम विल इंक्रीज। मनी इनकम नहीं बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी। मनी इनकम क्या होती है, अगर मैं बोलती अभी जैसे इसमें कंज्यूमर के पास 20 रुपए थे और उससे वो मैगी और चॉकलेट खरीदता है, अगर कंज्यूमर को 20 रुपए से ज्यादा 25 रुपए दे दिए जाते, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होता तब हम मान लेते कि कंज्यूमर की मनी इनकम भी बढ़ती, लेकिन एज पर द क्वेश्चन ये चीज नहीं गिवन, इस वजह से सी नहीं आएगा। आंसर इज बी, ए एंड बी। I hope it is clear. Moving on to the next question. For a decline in price, total revenue increases if demand is elastic, inelastic, unitary elastic या zero elastic। प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, आंसर इज ए, इलास्टिक। अब ये इलास्टिसिटी का सवाल है और ये देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी की मेजरमेंट के लिए काफी मेथड्स होते हैं। वन सच मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड विच वाज गिवन बाय डॉक्टर मार्शल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर प्राइस के फॉल होने से आपका एक्सपेंडिचर में कोई अंतर नहीं आया, वो पहले भी उतना था वो अभी भी उतना ही है, तो इलास्टिसिटी होगी आपकी 1। अगर प्राइस के फॉल होने से एकदम इनवर्स आया, एकदम ऑपोजिट चेंज आया, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर इलास्टिक, ग्रेटर देन 1। इनवर्स रिलेशन है ना इन दोनों का, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। अब प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, सेम डायरेक्शन में जब ये जा रहे हैं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जब पॉजिटिव रिलेशन है। क्वेश्चन में क्या था, प्राइस फॉल हो रहा है और ये बढ़ रहा है, ये कैसा है, इनवर्स रिलेशन है ना आपका, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इज मोर देन 1, इलास्टिक। आई होप इट इज क्लियर। एक बार ये डायग्राम भी देखो, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी। सबसे पहले मुझे आपने बताना है कौन सा क्या इलास्टिसिटी होगी। प्राइस आपका ये है और उससे आप इतना सामान खरीद रहे हो, ठीक है। प्राइस देखो फॉल हो गया,
प्राइस फॉल कर गया और उससे आपका सामान बढ़ गया, आपकी टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया, सामान नहीं टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ये कौन सी इलास्टिसिटी है अपनी? दिस इज इलास्टिसिटी मोर देन वन, जब प्राइस के फॉल होने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया। दूसरा केस देखो यहाँ पे, ये देखो आपका प्राइस ये है, एक्सपेंडिचर ये है, राइट? अब प्राइस में इतना फॉल आया लेकिन एक्सपेंडिचर अभी भी इतना ही है, तो ये इलास्टिसिटी कैसी होती है? जब कोई चेंज नहीं आता, सेम रहता है, इज इक्वल्स टू 1। अब तीसरा केस देखो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ पेन का। आपका ये है प्राइस और आप इतना एक्सपेंडिचर करते हैं, इतना, राइट? प्राइस भी फॉल हो गया, एक्सपेंडिचर भी फॉल हो गया। जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं चीजें, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। I hope it is clear, guys. Moving on to the next question. Suboptimal allocation of resources under monopoly to cause a social welfare loss is often inferred as deadweight loss, allocation drift, monopoly loss या opportunity loss. इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, और इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, डेड वेट लॉस। अब आप में से काफी होंगे जिन्होंने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा और उनको पता होगा कि आंसर डेड वेट लॉस है, लेकिन उनको इस कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता होगा कि डेड वेट लॉस होता क्या है। चलिए उस चीज को जानते हैं। मैं यहीं पे डायग्राम बनाऊंगी, स्केल नहीं है इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, सो सॉरी फॉर दैट। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, ये है आपका डिमांड और ये है आपका सप्लाई, ऐसे ही बनता है ना। ये पॉइंट कौन सा होता है अपना? इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट? अब देखो, अब ध्यान से समझना इस चीज को। जो कंज्यूमर है ना, वो ये प्राइस देना चाह रहा था, 10 रुपए देना चाह रहा था, लेकिन देता कितना है? सिर्फ 5 रुपए देता है। जितने का कॉस्ट है, मतलब जितना का सेल करता है प्रोड्यूसर, 5 रुपए उतना देता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि अच्छा 10 रुपए का होगा प्रोडक्ट। अब ज्यादा का सोच रहा था और जेब से कम खर्च करने पड़े पैसे, तो ये एरिया क्या होता है आपका? दिस एरिया कंज्यूमर सरप्लस, है ना? अब देखो दूसरे केस में, प्रोड्यूसर की ना कॉस्ट आई 2 रुपए, लेकिन वो बेच रहा है 5 रुपए का, तो मुझे बताओ ये एरिया क्या होगा फिर? ये वाला एरिया, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छे से समझना, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, राइट? अब ना क्या किया, अब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। अब देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ना टैक्सेस बढ़ा देती है। मुझे बताओ, जब टैक्स बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो पहले तो वो 2 रुपए का बना रहा था, अब कॉस्ट बढ़ गई, 3 रुपए हो गई, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व ऐसे ऐसे जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन बिल्कुल पैरेलल जाता, ठीक है। दिस इज योर S1 सप्लाई कर्व। अब ये डिमांड कर्व को मैं ना दोबारा बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा नहीं बना। ये देखिए, अब ऐसा बना आपका S1 कर्व, ठीक है। अब ये S1 आपके डिमांड कर्व को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट? नया इक्विलिब्रियम प्राइस 1 एंड क्वांटिटी 1। अब देखो अच्छे से समझो एक चीज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही कॉन्सेप्ट है जो पूछा गया इस क्वेश्चन में। ये जो ये एरिया देख रहे हो ना, अब ये टैक्स के बढ़ाने से जो कॉस्ट बढ़ गई और सैक्रिफाइस हो गया इस एरिया का, मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस भी गया और ये प्रोड्यूसर सरप्लस भी गया, दोनों को बाय बाय कर दो। ये जो एरिया का लॉस है ना, दिस लॉस इज कॉल्ड एज डेड वेट लॉस, ठीक है? ठीक है, चलिए समझते हैं अब होता क्या है, बच्चे से आपको समझ में आएगा। अ डेड वेट लॉस इज द लॉस ऑफ टोटल वेलफेयर और द सोशल सरप्लस, ठीक है। लॉस ऑफ टोटल वेलफेयर या लॉस ऑफ टोटल सरप्लस। अ डेड वेट लॉस इज अ कॉस्ट टू सोसाइटी। अब सोसाइटी कैसे, हमने देखा ना, यहाँ पे प्रोड्यूसर को भी लॉस हुआ है, कंज्यूमर को भी लॉस हुआ है, बाय मार्केट inefficiency which occurs when supply and demand are out of equilibrium,
आउट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे? पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट था हमारा ये, अब पॉइंट हो गया ये, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया ना। इट इज द एक्सेस बर्डन क्रिएटेड ड्यू टू लॉस ऑफ बेनिफिट टू द पार्टिसिपेंट्स इन ट्रेड। अब जो उनका बेनिफिट पहले सरप्लस एंजॉय कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड विच आर इंडिविजुअल, जैसे कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, रिजल्टिंग इन लेस कंबाइंड सरप्लस इन मोनोपोली एज कंपेयर टू कंपेटिटिव मार्केट। डेडवेट लॉस आपका कहाँ पे होगा? मोनोपोली में। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। ये है इसका एक और डायग्राम। अब क्वेश्चन में ना दो और टर्म्स थी जो आपने पहली बार सुनी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं कराऊंगी, आपको हर चीज समझाऊंगी, क्योंकि एग्जामिनर ने जो ये टर्म डाल दी हो सकता है वो फ्यूचर में भी डाल दे। एलोकेशन ड्रिफ्ट क्या होती है? सबसे पहले ड्रिफ्ट का मतलब चेंज, एलोकेशन मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आपके हाथों में जो रिसोर्सेज हैं जब वो चेंज हो जाए उसको बोलते हैं एलोकेशन ड्रिफ्ट। इट अकर्स एज इंडिविजुअल सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो। या चेंज कैसे? या तो एप्रिशिएट कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, या डेप्रिशिएट कर सकती हैं इन वैल्यू एंड वियर ऑफ इन देयर ओरिजिनल एलोकेशंस ओवर टाइम। दिस इज एलोकेशन ड्रिफ्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा है, कॉस्ट ऑफ अवेलिंग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है? इस समय या तो आप टीवी देख सकते हैं या आप ये लेक्चर देख सकते हैं, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लेक्चर ना देख के टीवी देखा, अपना टाइम वेस्ट किया, तो ये होगी आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस। आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी? एक टॉपिक को समझने की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ्टन लीड्स टू commodity glut, tax burden on consumer, shortage of commodity and black marketing, export of commodity। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना सी, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन इसकी बिकॉज इसकी लास्ट वीडियो में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाया था। शॉर्ट वीडियो थी, सिर्फ 13 मिनट्स की है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। शॉर्ट वीडियो है लेकिन पूरा का पूरा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, सारे इसके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। ये पूरा क्वेश्चन भी वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, आप वहां से देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन आ रखा है। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। Equilibrium is the condition once determined tends to persist in time। मतलब सेम रहती है, चेंज नहीं होती। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। ये बोलते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, मतलब ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ठीक है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये जानते हैं, ये देखो इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होता है? जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई ये जहां इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन जो, अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन वो है जो एक बार आप निकाल लो और वो फिर वो वही रहती है। ये बात भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? आप ये बिकॉज लगा के समझो इन दोनों के बीच में, बिकॉज। बताओ, अब ये कोई स्टेटमेंट बनी? नहीं बनी, इसी वजह से इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। I hope it is clear. Moving on to the next question, guys. Which of the following is the first order condition to profit maximization? TR minus TC, MR is equals to MC, MR cuts MC from below, slope of MC curve must be higher than that of MR curve। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना MR इज इक्वल्स टू MC। आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हो। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलती है कि आपका MR इज इक्वल्स टू MC, AR इज इक्वल्स टू MR, हॉरिजॉन्टल होता है ना MC, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ MR और the slope of change of MR curve should be less than that of MC।
जो एमसी कर्व जिस हिसाब से चेंज हो रहा है ना, वो ज्यादा तेजी से चेंज होना चाहिए एज कंपेयर टू एमआर कर्व. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड दिस वन इज सेकेंड ऑर्डर कंडीशन. आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे हमने तो पढ़ा था एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो. वो आपकी दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए, लेकिन ऑर्डर वर्ड आ गया है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर. तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑर्डर पूछा है ना, एम आर इज इक्वल टू एम सी. अगर सेकेंड पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होता. ठीक है, आगे देखिए. इन अ मोनोपोलिस्टिक competitive market which of the following holds true. अच्छे से पढ़िए. firms are small relative to total market. No firm has any market power. There is easy entry and exit. Few firms have market power and there is no easy entry and exit in the market. इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप एक बात जानिए. ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है. तो किसी भी आंसर में ये दो सी और ई एक साथ नहीं आने चाहिए. तो जहां आ रहा है उसको कट आउट कर दो. राइट. इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ए एंड सी. आइए समझते हैं ए एंड सी ही क्यों. मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट आपको पता है ना क्या होती है. फर्म्स फर्म्स आर स्मॉल रिलेटिव टू द टोटल मार्केट. मतलब ये नहीं यहाँ पे बोला कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है ना, फर्म्स का जो रिलेटिव शेयर है ना टोटल मार्केट में वो छोटा है. देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट. और वो इतना छोटा है बायर और एक सेलर की, किसी एक बायर के आने से, सेलर के आने से, या किसी एक सेलर या एक बायर के जाने से पूरी मार्केट में फर्क नहीं पड़ता. इसी को बोलते हैं स्मॉल रिलेटिव टू टोटल मार्केट. तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ठीक बात बोली है. ऑप्शन नंबर बी को अभी छोड़ते हैं. ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या बोला है. और ऑप्शन डी भी सेम ही है, तो जानते हैं क्या है. देयर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट. तो ये ऑप्शन भी अपना होता है मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट में. इस क्वेश्चन का आंसर ए एंड सी है. सबसे पहले मैं आपको मार्केट पावर समझाना चाहूंगी कि क्या होती है. ये देखिए, मार्केट पावर रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ फर्म, उसकी एबिलिटी या तो एक फर्म की या ग्रुप ऑफ फर्म्स की, टू रेस एंड मेंटेन प्राइस अबव द लेवल. अब एक मार्केट है, ठीक है, जैसे फोन्स है ना. अब फोन्स की कितनी कंपनीज हैं. कोई फोन जैसे 10,000 का बेचती है तो हो सकता है दूसरी 12,000 का बेचे. तो इस फर्म की एबिलिटी कि नॉर्मल प्राइस लेवल से जो एक्स्ट्रा बेच रही है प्राइस, उसको बोलते हैं मार्केट पावर. अब हमें पता है मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट में हर एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है. मतलब कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नहीं होगा दूसरे प्रोडक्ट से. और इस फीचर की वजह से ना हर एक फर्म के पास मार्केट पावर होती है. ऑल फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट हैव मार्केट पावर. अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये देखिए. इस क्वेश्चन में दे रखा था कि नो फर्म हैज मार्केट पावर, बी ऑप्शन. ये तो गलत है ना. और डी ऑप्शन है कि फ्यू फर्म्स हैव मार्केट पावर. फ्यू नहीं, ऑल ऑफ द फर्म्स हैव मार्केट पावर. तो ऑप्शन बी, डी और ई जहां जहां आ रहे हैं आपने उनको कट डाउन कर देना और आपके पास आंसर आ गया डी. ठीक है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, फ्री एंट्री होती है, फ्री एग्जिट होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है, पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर सबके पास, क्योंकि आपकी इस फीचर की वजह से पार्शियल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर. लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इम्परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज कहाँ पे होती थी, परफेक्ट कंपटीशन में. ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इस वजह से नॉलेज भी इम्परफेक्ट रहेगी. नॉन प्राइस कंपटीशन रहेगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 8. When consumer seeks to be different and exclusive by demanding less of a commodity as more people consumes it, this phenomena is called. Is it bandwagon, snob effect, substitution effect, ke price effect? The answer of this question is snob effect.
स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, जैसे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं ना, महंगे महंगे, ये देखो विंटेज कार है, ये प्लैटिनम है, ये डायमंड्स है, ये हर कोई नहीं खरीद सकता, कुछ लोग ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड बहुत कम है, उनको लगेगा कि सिर्फ मेरे पास ही है ये प्रोडक्ट। अगर उनको दिख रहा है कि हर कोई ले रहा है तो वो डिमांड नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट की। ये होते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और इन पे होती है स्नॉब अपील। ठीक है, इनको वेबलिन गुड्स भी बोला जाता है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रोफेसर वेबलिन ने दिया था। तो आपको 3 टर्म्स याद रखनी है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, वेबलिन गुड्स और स्नॉब अपील। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो देखो, एक दूसरे को देख के जो आप करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। टेंडेंसी ऑफ लो इनकम ग्रुप पीपल टू इमिटेट, मतलब कॉपी करना हाई इनकम ग्रुप पीपल, दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू टू सक्सेसफुली प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पता है ना, अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ये कब होता है? Firm must be a pure monopoly. Firms must possess market power. It must be difficult for consumers in one market to sell to consumers in another market. इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ए क्यों नहीं होगा? जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्योर मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है, बिकॉज क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन होती है। तो ऑप्शन ए जरूरी नहीं है, तो जहां जहां ऑप्शन ए आ रहा है उस ऑप्शन को तो आप पहले काट दो। अब बचा चॉइस ऑप्शन बी, जहां बी और सी है, और डी जहां पे सिर्फ सी है, मतलब आंसर सी तो होगा। बी देखते हैं, फर्म मस्ट हैव सम मार्केट पावर। मार्केट पावर हमने अभी पढ़ा, टेंडेंसी ऑफ अ फर्म टू इंक्रीज द प्राइस एंड मेंटेन इट, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। मोनोपोली में क्या होगा आपका? जल्दी बताओ, मोनोपोली में क्या होता है अपना? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स। और ओलिगोपोली में आपके पास रहेगा प्राइस रिजिडिटी। ठीक है, तो जहां पे ये ऑप्शंस मीट कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट, नाम से देखो, संक मतलब डूब गई। वो कॉस्ट जो आपने लगा दी किसी पे, वो रिकवर नहीं कर सकते आप। वो कहां पे होगी? देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से संक कॉस्ट का आंसर आएगा वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। आपने कोई जैसे चॉकलेट्स आपको मैन्युफैक्चर करनी है, आपने चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर दी, उसके लिए आपको कोकोआ चाहिए था, ये सारे वेनिला वगैरह जो जो चीजें चाहिए थी। अब आपने इन पे तो पैसा लगा दिया, अब चॉकलेट बना दी, क्या आप वापस इनका पैसा रिकवर कर सकते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स का? बिल्कुल नहीं, चॉकलेट तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये होती है संक कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशन, चेंज, चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट, चेंज इन आउटपुट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ये आपका एक डिसीजन होता है, तो जहां पे वो डिसीजन आ रहा है ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय फर्म्स डिसीजन, दोज आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जहां पे ये चीजें मैच कर रही हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। संक कॉस्ट मैंने आपको बता दिया क्या होती है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हो सकता है, रिसर्च इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, लेबर कॉस्ट हो सकती है, इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड वर्किंग प्रैक्टिसेस। राइट, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट टू डिटरमिन द शट डाउन पॉइंट of a multi commodity firm in a short run? Variable cost, marginal revenue, average variable cost, average marginal revenue received। इस क्वेश्चन अगर आपको, पहले मैं शट डाउन आपको पॉइंट समझाती हूँ। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में ARMR कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये है आपकी एवरेज कॉस्ट, ये है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये है आपका MC। तो जहां पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है आपकी एवरेज रेवेन्यू से, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वांटिटी आउटपुट डिटरमिन हो जाएगी। ये जो एरिया है ना, ये आपका रेवेन्यू था, मतलब जितना आप कर रहे थे, और ये है आपकी कॉस्ट, इतना आप कमा रहे हो बेच के, और ये इतनी कॉस्ट पड़ रही है।
तो ना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है अब, ना फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये एरिया होता है आपका शट डाउन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एवरेज की बात हुई है, जहां पे क्वेश्चन में एवरेज है ना वही आंसर है अपना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना बी, सी एंड डी। और ये है आपका शट डाउन का पॉइंट का मतलब डायग्राम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब है बहुत जरूरी चीज, एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। यूटिलिटी से एक क्वेश्चन आ रखा है, इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन आ रखा है, सबसे जरूरी बात फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो एक टॉपिक है 5 क्वेश्चन आ रखे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हमारा इसी का पार्ट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट से कितने क्वेश्चन आए? 6 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने किए? 12। मतलब 6 में से 12 में से 6 क्वेश्चन, मतलब 50% ऑफ द पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट से आया। तो कितनी बड़ी वेटेज है। प्राइस सीलिंग से आया है क्वेश्चन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हो सकता है अगली बारी प्राइस फ्लोर पूछ लिया जाए आपसे, तो इस वीडियो को जरूर देखना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आया है, डिमांड से आया है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो यही सारे थे टॉपिक्स जहां जहां से क्वेश्चंस आए हैं। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास एंड यू हैव लर्नड मेनी न्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इन केस यू डिड, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel. With this, thank you so much. Take care everyone. Bye bye.